मुद्दा के सह प्रायोजक हैं शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो हमारा लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, उनका परिष्कार करें। 2 दिन पहले केरल के कोझिकोड में पीएम मोदी ने कहा था कि देश में रह रहे मुस्लिमों को वोट की मंडी न समझा जाए। मुस्लिमों के हमदर्द होने का दावा करने वाले पीएम मोदी इस बयान के बाद सीधे मुस्लिमों के दर पर पहुंच गए हैं। उधर पीएम का बयान, इधर देश भर में मुस्लिम पंचायतों का ऐलान सीधे सीधे समझा जाए तो बीजेपी की अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ने की कवायद। यूपी समेत कई राज्यों में चुनावों की आहट के बीच मोदी सरकार ने देश भर में मुस्लिम पंचायत करने का ऐलान किया है। इन पंचायतों को प्रोग्रेस पंचायत का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के मेवात से होने जा रही है। अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाला मेवात दिल्ली से महज 75 किलोमीटर दूर, गुरुग्राम से 45 किलोमीटर का फासला और 57 किलोमीटर पर विकास को मशीनी रफ्तार भरता इंडस्ट्रियल शहर फरीदाबाद, लेकिन विकास की अंधी दौड़ के बीच एक जगह ठहरा हुआ मेवात। पुन्हाना के विछोर गांव में पहली मुस्लिम पंचायत होगी। पंचायत में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे। नकवी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल होंगे। प्रोग्रेस पंचायतों में मुसलमानों की समस्या सुनी जाएगी। पीएम मोदी की मुस्लिम पंचायतों की शुरुआत हरियाणा के मेवात से होने जा रही है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर मेवात ही क्यों? क्या मेवात में मुस्लिमों के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या पिछड़ा मेवात अगड़े जिलों की श्रेणी में शामिल होगा? इन सवालों के जवाब मिले ना मिले, लेकिन हरियाणा में पिछले दिनों जिस तरह से मेवात सुर्खियों में रहा, उसने सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी बदनाम किया। बीफ बिरयानी विवाद उठा और बढ़ता क्राइम सरकार की गले की फांस बन गया। मुसीबत तो बीफ पर दिया सीएम का बयान और विज की नसीहत भी बनी। बीफ पर मुसलमानों को सीधी चेतावनी भी खट्टर सरकार के लिए संकट बन गया। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। जो बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं वो ना आए हरियाणा में। खट्टर सरकार की पुलिस मेवात की सड़कों पर बीफ तलाश रही थी। जो काम खाद्य विभाग का है, उस काम के लिए आईजी भारती अरोड़ा दौड़ती नजर आईं। बीफ बिरयानी का विवाद बढ़ा तो सरकार पर हमले चौतरफा हुए। मेवात में रहने वाले मुस्लिमों ने वोट का बहिष्कार तक करने की चेतावनी दे डाली। इधर डींगरहेड़ी में मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ। गैंगरेप और डबल मर्डर पर सीएम का बयान और पुलिस की सुस्त कार्रवाई ने मुस्लिमों के दर्द पर नमक छिड़कने का काम किया। मेवात की जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जिसे वोट की मंडी पीएम कह रहे थे, दरअसल वो आबादी कहां बसती है ये जानना भी जरूरी है और कैसे जी रही है। हरियाणा में मुसलमानों की कुल आबादी 7.2% है। मेवात मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 11 लाख की आबादी में खेती के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। मेडिकल कॉलेज में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में 5 डॉक्टर, 10 पीएचसी खाली नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं। कुल 828 स्कूल हैं। शिक्षकों के 2660 पद खाली पड़े हैं। 70 से ज्यादा स्कूल बिना टीचर के बंद पड़े हैं। ज्यादातर लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। जिले के 90% स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं है। जिले में लड़कियों का एक भी स्कूल और कॉलेज नहीं है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज अब खुला है, जिसे वक्फ बोर्ड ने बनवाया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खस्ता हाल है। 150 गांवों तक बसों की सुविधा नहीं है। अपराध के मामले में मेवात का ग्राफ ऊंचा है। 2015 में हत्या के 13 मामले, 2016 में अब तक 20 हत्या। जिले में पुलिस के 1000 पदों में 300 से ज्यादा खाली हैं। खौफ से 70 पुलिसकर्मियों ने 1 महीने के अंदर तबादला करा लिया। माना जा रहा है कि मुस्लिम पंचायतों का संदेश ये होगा कि सरकार खुद चलकर मुसलमानों के दरवाजे तक आई है ताकि उनकी समस्या को खत्म किया जा सके। लेकिन क्या मुस्लिमों की मौजूदा स्थिति से वाकई मोदी सरकार खुद को जोड़ पाई है? क्यों बार बार देश में आवाज उठती है कि दलित और मुस्लिम दहशत में हैं? गौ रक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति, धर्म परिवर्तन की आड़ में मुस्लिमों को हमेशा क्यों निशाना बनाया जाता है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर मोदी सरकार खामोश है, जो ये दर्शाती है कि देश में मुसलमान के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है और हो रहा है। मुसलमानों की आबादी देश में 13.4% है। सरकारी नौकरियों में सिर्फ 4.9%। इसमें भी ज्यादातर निचले पदों पर IAS, IFS और IPS में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 3.2% है। ये आंकड़े सच्चाई की एक झलक मात्र है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और स्याह है। इसलिए सवाल बनता है कि क्या वाकई मोदी सरकार मुसलमानों के अच्छे दिन लाने वाली है? अचानक पीएम मोदी को मुसलमानों की याद क्यों आई? मुस्लिम पंचायतों के सहारे बीजेपी क्या मुस्लिम सहारा चाहती है? क्या इस कोशिश से पुराने दाग धुल पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस दाग को धोने की कोशिश में लगे हैं जो उनके दामन पर बहुत लंबे वक्त से लगे हैं। बड़ी मुस्लिम आबादी को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि सबका साथ सबका विकास महज सियासी नारा है। मोदी ने पब्लिक मंच पर कभी टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो गुजरात दंगे पर कुत्ते का पिल्ला वाले बयान ने भी घमासान मचाया। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। पहली मुस्लिम पंचायत के लिए चुने गए मेवात की एक सियासी सच्चाई ये भी है कि मेवात की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। सभी सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से पिछले चुनाव में हार गई। इसलिए मेवात में मुसलमानों के साथ महफिल सजाने का सपना अगर सियासी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। इस रिपोर्ट के जरिए हर पहलू पर नजर डालने की हमने कोशिश की कि क्या इमेज बिल्डिंग में सरकार लगी है या फिर बीजेपी लगी है, या फिर जो चुनाव है यूपी चुनाव के मद्देनजर ये एक नई सियासी चाल है। हर पहलू को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी पंचायत का जो पंचायत शुरू की जा रही है मुसलमानों के साथ, जिसे प्रोग्रेसिव पंचायत का नाम भी दिया गया है, इसकी शुरुआत आखिर मेवात से ही क्यों की जा रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। और इससे कितना भला होगा। जो दूरियां, जो एक फासला नजर आ रहा था मुसलमानों और बीजेपी के बीच में, क्या ये फासला कम हो पाएगा? क्या मेवात के अच्छे दिन आएंगे? वो मेवात जहां पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अक्सर ये कहा जाता रहा है कि निग्लेक्टेड रहा है डेवलपमेंट को लेकर। क्या मेवात में अब डेवलपमेंट होगी? कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं। और अगर ये फासला कम होता है तो इससे आगे क्या, ये भी समझने की जरूरत है। प्रोफेसर अनंत राम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ, मुफ्ती मोहम्मद सलीम है, धर्मगुरु हैं, रमन मलिक जी हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से और रोहित चौधरी हैं कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। अनंत राम जी, एक नई शुरुआत, प्रोग्रेसिव पंचायत, मुसलमानों माइनॉरिटीज के साथ पंचायत, इसको किस नजर से आप देखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक इसके अहम पहलू एक टाइमिंग्स की बात देखिए आप। अभी क्यों? तो टाइमिंग अभी क्यों का मैं उत्तर दूं, क्यों अभी यूपी में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, और इस मेवात से और सबसे अहम यूपी के चुनाव हाँ, सबसे बड़ा राज्य है, पूरा स्टेट लगा हुआ है। तो उससे इस मेवात के 2 जिले बिल्कुल सटे हुए हैं, अलीगढ़ भी, मथुरा भी।
अगर आप डेमोग्राफी से देखें। रही बात ये कि अब प्रतिनिधित्व की बात ले लीजिए, 3 सीटों में से एक भी सीट का बीजेपी के पास नहीं है। हाँ। ये भी बात उनको भली भांति पता है। हाँ। पिछले दिनों जो 2 अहम घटनाएं घटी, आपके चैनल ने भी दिखाया, एक तो बीफ को लेकर के और दूसरा जो 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ और 2 का मर्डर हो गया, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने ये कह के टाल दिया कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और साथ में ये भी हुआ कि वो जो बीफ का मामला उस समय चला जब बकरा ईद थी, उसका भी टाइमिंग आप देखिए, तो रोज नेचुरली होना था। तो ये उनको साधने के लिए और प्रोग्रेस के पिछड़ा हुआ है, ये तो सब मानते हैं। इमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और रेपर्ट भी दिस कम्युनिटी एक रेपो बनाना। लेकिन जिस तरह से मोदी साहब ने कहा था कि वोट बैंक ना समझे, आप इन्हें वोट बैंक ना समझे, तो क्या अब वोट बैंक देखकर ये प्रोग्रेसिव पंचायतों का आगाज हुआ है? ये तो स्वाभाविक है कि अब जब मैंने जब भी कहा कि चुनाव आ रहे हैं जनवरी, टाइमिंग की बात। ओके, चलिए मुफ्ती मोहम्मद जी, आप किस नजर से देखेंगे या पूरी कम्युनिटी इस प्रोग्रेसिव पंचायत को, इस नई शुरुआत को, अगर हम बीजेपी की तरफ से कहें, जो एक नई शुरुआत की जा रही है, भले ही इमेज बिल्डिंग की बात करें, भले ही ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी ने अपनी दूरियां आज तक इस कम्युनिटी से बनाई रखी, लेकिन अगर एक शुरुआत हुई है, एक पॉजिटिव शुरुआत भी अगर मान लें की जा रही है, तो आप इसे किस तरह से देखें? ये शुरुआत जो ये कर रहे हैं, बज़ाहिर तो देखने में यही पता चल रहा है कि ये सियासी तौर पर है, इसमें कोई इंसानियत का पहलू नहीं है, और ना अब से पहले इन्होंने इस तरह किया। अगर इनको इस तरह का कोई पहल करनी थी, पंचायत करनी थी, तो इससे पहले ये कोई अपना दिखाएं कि इन्होंने इस तरह का कोई काम किया हो, या फिर हमदर्दी का, इंसानियत का कोई काम किया हो। लेकिन अगर पहले नहीं हुआ, अब आगाज कर रहे हैं, तो क्या हम इसे पॉजिटिव तरीके से नहीं ले सकते, या इसमें भी सियासी आपको नजर आता है? इसमें तो साफ सियासत ही नजर आ रही है। हाँ। और होना तो ये चाहिए कि पहले कुछ करके तो दिखाएंगे। हाँ। ये पंचायत हो रही है तो जैसा कि अभी कहा कि यूपी के चुनाव करीब हैं, इस वजह से उसी के आड़ में वोट हासिल करना चाहते हैं। और एक तरफ तो हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट की मंडी ना समझा जाए, हाँ। और दूसरी तरफ एक पहल करी जा रही है कि मुसलमानों को अपनी तरफ करा जाए। हाँ। तो असल जो बात है वो मुसलमान, हिंदू या सिख ईसाई की नहीं है, असल बात इंसानियत की है। तो हर किसी के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम आदमी हो, इंसानियत उसके अंदर होनी चाहिए, और इंसानों का फायदा जिसमें हो वो काम करना चाहिए। लेकिन सियासत और वोट बैंक की राजनीति, इससे हम आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। वो कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, नेशनल हो या रीजनल पार्टी हो, वोट बैंक की राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं, तो इससे तो हम आंखें नहीं बंद कर सकते। लेकिन अगर हम ये कहें कि शुरुआत, अगर इस तरह की पंचायतों की शुरुआत हो रही है, देश भर में अलग अलग जगहों पर ये पंचायतें होंगी, माइनॉरिटीज के साथ पंचायतें होंगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो हालात हैं, वो जाने जाएंगे। आपको लगता है इससे कोई सुधार आ सकता है? जो फासला रहा है, जो एक सेकुलर इमेज की तरफ बीजेपी अपने आप को बढ़ाना चाहती है, उससे फर्क पड़ेगा? असल में किसी की परेशानी को जान लेना, उसकी मुसीबत को जान लेना, ये कोई अच्छी और कमाल की बात नहीं है। असल तो वो है कि उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाए। तो इससे पहले भी बहुत सी परेशानियों को जाना गया है, तो उसकी कोई कोशिश नहीं की गई कि उसको दिफा किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो अगर इस पंचायत के जरिए क्या नतीजा सामने आएगा वो तो नहीं मालूम। हो सकता है कि अच्छा नतीजा सामने आए और उनकी कोशिश कामयाब हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी तो बहुत सारे जख्म हैं, बहुत सारी इस तरह की मुसीबतें हैं जो वो जानते हैं। उसको खत्म करने की क्या कोशिश की गई? जख्मों पे कभी तो मरहम लगाने की पहल होगी। अगर वही मान ले तो क्या जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ही अगर तैयार हैं तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं? कोई बुरी बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बुरी बात नहीं। रोहित चौधरी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो टाइमिंग है इस पर्टिकुलर जो पंचायत के बारे में, ये सब चीजें जो है ये एक सेटिंग है, एक बड़ी मार्केटिंग और बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत ये बहुत अच्छी सेटिंग है, जिसके तहत यूपी इलेक्शंस हैं, बाकी और 5 स्टेट के अंदर इलेक्शंस हैं, तो उनको देखते हुए एक बड़ा वोट बैंक, जिसका एक उन्होंने इंडिकेशन दिया है कालीकट के अंदर अपने सम्मेलन में, कि इनको मंडी ना समझा जाए
और वो मंडी की तरह ही उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और इसी कवायद के जरिए एक मिनट इसी कवायद के जरिए वो ये जताना चाह रहे हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, लेकिन हमदर्दी के पीछे जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे जख्म छुपे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जैसे जुमले इन्होंने पहले इलेक्शंस के अंदर दिए हैं, 2 साल इनकी सरकार हो गई है, 2 साल में इन्होंने क्या एफर्ट्स किए हैं इस तरफ। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि छोटी छोटी बात के ऊपर इन्होंने बिहार के इलेक्शन में कहा कि जो हमारे साथ नहीं है या जो मुसलमान तबके की बात करता है या कोई ऐसे इश्यूज उठाता है तो वो पाकिस्तान चले जाए। तो ऐसी बातें तब उन्होंने कही थी। तो वो एक 2 साल में इन्होंने ऐसी सेटिंग की है। आज ये जो टाइमिंग है, इमेज बिल्डिंग एंड यूपी इलेक्शंस, आपको लग रहा है ये या एक इनके लिए एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ओके, नवजोत जी, हाँ, मेरा नजरिया थोड़ा इन सब से अलग है। हाँ, वजह है उसकी, हम ये जो 5 स्टेटों के चुनाव होते हैं, जब भी होते हैं, हम इनको सेमीफाइनल बोल कर चलते हैं। आपने पिछले कई रिकॉर्ड उठा लेना, जब 5 स्टेटों के यहाँ होते हैं, ये देश के रुझान की तरफ जाते हैं, इसको सेमीफाइनल मोटा मोटा राष्ट्रीय दल मानते हैं। ये 5 स्टेट तय करेंगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब आम चुनाव के बाद कुछ चुनाव इमीडिएट हो गए थे, जिसमें हरियाणा भी था, तो ये राज ले पाए थे। जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वोट बैंक इन्होंने बना लिया, अच्छी सीटें ले गए। उसके बाद जैसे दिल्ली का चुनाव होया, झट ग्राफ गिर गया, 3 वर्षीय 67 आपने देखा। बिहार में हालात और ज्यादा खराब हो गए। अब नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के भी अच्छे दिन लाने वाले थे, उनसे बहुत दूर चले गए। और मैं तो बड़ी खुश होऊंगा, मैं कह रहा हूं, मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। अगर मेवात के लिए कुछ कर पाए, मुसलमानों के लिए कुछ कर पाए, पर वैसे अच्छे दिन ना लाए जो देश के अच्छे दिन लाए थे, एक्चुअल में अच्छे दिन लाए। और वोट बैंक की जहां तक बात है, ये सच्चाई है, सब पार्टियां वोट बैंक तो देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में सबसे कम वोट है तो मुसलमानों के वोट रहे हैं, सबसे कम अगर वोट रहे तो ना के बराबर मुसलमानों के रहे हैं। इनका ध्यान उधर है, क्योंकि ये नए नए ताजा घाव इन्होंने बिहार में देखा। बीफ का एक याद होगा आपको, एक ही स्पीच दिया था बीफ के बारे में। और मैं तो कह रहा हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी इस प्रदेश के में आए थे, जब यहाँ राज आया था भारतीय जनता पार्टी का, 30 नौजवान भी यहाँ मरे थे, उनको ना भूलो। एक बयान प्रधानमंत्री जी का इस प्रदेश के लिए नहीं आया। आज यूपी के चुनाव आने पे वही कहना है, टाइमिंग, इलेक्शन, इमेज बिल्डिंग की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। सेमीफाइनल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, दंड भेद दाव सब जो पार्टियां करती है वो कोशिश कर रहे हैं। मेरा रिस्पॉन्स बहुत थोड़ा सा लंबा होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आपने इकट्ठे करे हैं। सबसे पहले आपने जो बाद में रेक्टिफाई करा, ये सिर्फ प्रोग्रेसिव पंचायत जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए, वो आपने बाद में रेक्टिफाई करा। दूसरी बड़ी चीज, आप लोग सारे बोलते हैं टाइमिंग। कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता। हर समय, जिस समय भी अच्छा काम हो वो अच्छा है। तीसरी बड़ी चीज, दीनदयाल जी ने जो चीज बोली थी कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, या आप उनका अगर उनको ना पुरस्कार करो ना तिरस्कार करो, ये आज की बोली हुई शब्दावली नहीं है, ये बहुत पुरानी बोली हुई शब्दावली। लेकिन मैंने इस समय इस शब्दावली का इसलिए इस्तेमाल करा है कि एक चीज का स्पष्टीकरण हो गया कि इन 67 सालों में, 60 सालों में जो रहा राज, वो सिर्फ एक तुष्टीकरण का राज रहा। मुसलमानों को गरीब कैसे रखा जाए, मुसलमानों को अनपढ़ कैसे रखा जाए, उनके हाथ में कंप्यूटर कैसे ना आने दिया जाए, उनको इस देश की मुख्यधारा में कैसे ना घुसने दिया जाए, इस देश के अंदर उनका इस्तेमाल कब कब कैसे कैसे करा जाए, कब उनको नल्ली के राइट्स में मारा जाए, कब उनको आसाम के में डाला जाए, कब उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करा जाए, इसका एक पूरा एक संरचना चली और बेचारे वो भी इसमें पिसते गए। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए, एक कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इंडस्ट्री चलती है इंडिया में, जो कि एक नियो आईएसआई है, और वो नियो आईएसआई है इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री। सेकुलरिज्म के नाम पे आज तक जो भी करना चाहते थे वो करते गए। सेकुलरिज्म एक वर्ड
42nd अमेंडमेंट के थ्रू अंदर लाया गया और जिसका दुरुपयोग कर करके पॉलिटिकल रोटियां सेकी गई, चाहे वो रॉयट्स करा के, चाहे वो जो मर्जी करके। आज जब एक स्पष्ट सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो वो करके दिखा रही है, वो साथ में चला रही है, वो कोशिश ये कर रही है कि मदरसों में भी कंप्यूटर और लैपटॉप्स और चीजें आए, वो ये कोशिश कर रही है कि उनको मुख्यधारा में लाया जाए, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करा जाए। अगर ये नहीं होता तो आज के समय पे ये एक फैक्टर नहीं आ पाता जिस तरीके से आज एक आ रहा है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन मुस्लिम्स में से अपने क्लर्जीज को जो ठेकेदार बन रखे हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू हो गया है कि आज तक इतने सालों के अंदर हमारी जो स्थिति है वो गुर्बत की गुर्बत में क्यों रही। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है आज यहाँ पर बैठकर जो जिस तरह की बात की जा रही है, तुष्टीकरण की बात की जा रही है, नल्ली की, आसाम की बात की जा रही है। भूल गए गुजरात में आपने क्या किस तरह से हाहाकार मचाया है, मारकाट मचाई है। हमने कोई गुजरात में कुछ नहीं करा है भाई साहब। देखिए रमन साहब, बड़े पेशेंस के साथ आपकी बातों को सुना। तुष्टीकरण आप बताएंगे जो इस देश के अंदर फौजी आदमी है, अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है तो वो देशभक्त नहीं है। अगर कहते कोई रॉयट किया हुआ आदमी बीजेपी में है तो और वो गौ रक्षा की बात करता है, वो बीफ के खिलाफ बात करता है तो वो देशभक्त है। वो कैसी विडंबना है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हो। पूछना चाहूंगा जब आपके नेता वरिष्ठ नेता मेंबर पार्लियामेंट कैन गो टू आप तो लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। जी नहीं, मोदी साहब ने जुमले ला लाकर, जुमले बोल कर दुनिया का नुकसान किया, भारत का। अच्छे दिन आपके गले की फांस बने हुए हैं। अच्छे दिनों के अंदर आप मुसलमान को उसको बीच में शामिल करना चाह रहे हैं। जो सवाल मैं करने जा रही थी, इस चैनल के ऊपर कहते हुए कि एक मिनट रोहित, प्योरिफिकेशन की बात जो ये करते हैं, प्योरिफिकेशन की। एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी उस वर्ड को लेकर भी। अभी फिलहाल जो मैं पूछने जा रही थी कि आपने स्टार्टिंग में कह दिया कि किसी भी चीज की शुरुआत किसी भी वक्त हो तो टाइमिंग पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। आपने ये बात कही, अच्छी चीज की, हाँ, लेकिन टाइमिंग डज मैटर। क्या 2 साल बाद ही ये सब कुछ याद आना था? जब मतलब यहाँ प्रदेश में 2 साल हो रहे हैं, वैसे तो टाइम हो गया। नवजोत जी, मेरे शब्द वहीं थे, सेमीफाइनल 2.5 साल हो चुका है पकड़ो, और ये आगे की जाना पड़ेगा। इतने दिनों बाद क्यों याद आई? ये अच्छी चीज की शुरुआत तो बहुत पहले हो सकती थी। अच्छी चीज आप प्रोग्रेसिव पंचायतों की जो बात करेंगे पहले भी हो सकता था, जब इतना बीफ पर हंगामा हो गया। ये सब पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, आज के समय जिस समय जिस शब्द का ये यूज इस्तेमाल किया कि उनको तिरस्कृत भी ना करो, पुरस्कृत भी ना करो, ये जनसंघ के टाइम माननीय दीनदयाल उपाध्याय का दिया हुआ वो शब्द है। हाँ। आज उस बीच में 6 साल इनकी सरकार भी रही, हाँ। 6 साल केंद्र में रही, हाँ। तो तब क्यों नहीं याद आया वो शब्द? हाँ। जनसंघ के समय का 60-70 साल पुराना। अच्छा सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, हमने आपको सुना ना, सुन तो लिया, मैंने आपको सुना। दूसरी बड़ी बात, फिर उसके बाद ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं आई थी इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सके। अब 2.5 साल बीत गए तो शुरू में क्यों नहीं इनकी सुध ले ली? और रही बात ये कि जो टाइमिंग की कह रहे हैं कि टाइमिंग कभी भी शुरू की जाए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, तो शुरू में शुरू कर देते आप इन तक पहुंचने की। टाइमिंग से बात तो आप कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट में कभी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं हुआ, ना ही हमारी गवर्नमेंट में कभी भी किसी माइनॉरिटीज के साथ तुष्टीकरण हुआ हो इस प्रकार का। लेकिन उनका पिछड़ापन भी कहाँ दूर हुआ? लेकिन आपकी सरकार में उनका पिछड़ापन भी कहाँ दूर हुआ? डॉक्टर प्रोफेसर साहब, आप जाके रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर लीजिए, हमारे समय के अंदर उनकी हालत बेहतर हुई है बनिस्बत की पहले। मैं तो बात सारी मानता हूँ, मैं सारी बात आज मान रहा हूँ। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो साथ देंगे आपका। अगर इस तरह का आप कर रहे हो, लोगों को रियल बातें करो, रियल काम करके दिखाओ जमीन पे, वोट बैंक की तरह नहीं चलो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रमन भाई से, अभी आपने दिखाया धर्मगुरु टोपी दे रहे थे मुस्लिम, उन हाथ जोड़ दिए मैं नहीं पहनूंगा, ये कहाँ मतलब बातें रहेगी? ये कहाँ से बातें वही तो वो कह रहे हैं। जवाब दे दूं, मैं और बताऊंगा, जवाब ले लीजिए, मैं सब कह लूंगा। मेरे सवाल है, आप बीच में मैं नहीं बोल रहा, आप बीच में मैं नहीं बोल रहा, आप सुनो, आप मेरे समझ सुनो। नवजोत जी, एक और बयान आया था, आपको ध्यान हो गया, एक बयान हो रहा था, मैं एक बयान और लिख के आया हूँ आज। मैं नहीं कहता सब मुसलमान आतंकवादी हैं,
परंतु इस देश में जितने आतंकवादी सारे मुसलमान हैं। ये मैं प्रधानमंत्री जी के बयान दे रहा हूँ, मैं मेरे पास से कोई बयान नहीं है, ये सारे बयान मेरे दिए हुए। मैं कह रहा हूँ जब सब कुछ आपको पता है तो 2.5 साल क्यों निकाल दिए? नवजोत जी मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। जैसे आम चुनाव हुए तो उसके बाद जहां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, बाकी जगह स्थिति सुधारी। उसके बाद जैसे दिल्ली में घुसी, बिहार में घुसी, हालात देख के 5 सटेट बहुत ज्यादा होती हैं इस देश में। ये सेमीफाइनल है। आपका बार-बार यही कहना है कि इलेक्शन टारगेट बदलेंगे। रमन जी जल्दी से मुफ्ती साहब के पास आऊंगी उसके बाद। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है आपकी, अगर आप टोपी पहनने से सेकुलर हो जाते हैं सर, मना तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं मना कर सकता? नहीं ये बिल्कुल टोपी पहनना या वो जो नमाज की टोपी है, आप खिलाफ होते हैं, होते रहिए। अगर टोपी पहनने से समान हमारे एक दूसरे का जाना आना है। अगर मैं वो इबादत के समय पहनने की चीज है और मैं इबादत नहीं कर रहा हूँ और मैं नहीं पहनना चाहता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपका निरादर करता हूँ वो गलत है, ये निरादर नहीं है। वापिस जेब में नहीं डलवाएंगे, हाथ में ले लो, अपनी जेब में डाल लो। क्यों? मेरा ये मामला था, मेरा कोई आपका जो मर्जी होगा, आप मेरे को अगर किसी ने टॉपिक बनाई तो फिर क्या होगा? नहीं सुनिए, अगर अब मेवात में किसी ने टोपी ऑफर की, अब पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी मैं सिर्फ आपसे एक चीज दो मूवी बात मेरे को पसंद नहीं है, एक बात होनी चाहिए, साफ स्पष्ट होनी चाहिए बस। जब वो प्रधानमंत्री हैं या वो नहीं, जब आप देश के मुख्यमंत्री हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हो, मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, सिखों के मुख्यमंत्री नहीं है, आप सिर्फ मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री को हर तरह के लोग आकर अपनी तरह से उधार देना चाहते हैं। ट्रेन का मैं दो तरह की बातों के खिलाफ, धर्म नहीं आना चाहिए। अगर वो अपने वाली वस्तु है तो आप उसको बिना इबादत के पहन के सिंबलिज्म नहीं करना चाहिए। अब इबादत थोड़ा हो रही है, वो अपने घर में बैठे हो तो उनको रोपा की तरह इज्जत अपने प्राइवेटली अपने घर में बैठे हैं तो उनको कोई चीज लेने का और ना लेने का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए, पब्लिक स्टेज से होते हुए, सरकारी फंक्शंस होते हुए तो आपको हर आदमी का उतना ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर का उसकी सम्मान करना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को मैं बिल्कुल मेवात के खिलाफ नहीं हूँ जो आप कर रहे हो, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, पर ये देरी की आपने वोट बैंक के लिए कर रहे हो, ये गलत है। रमन जी एक मिनट, मुफ्ती जी को बोले। मुफ्ती जी आपने सबकी बातें सुनी, अलग अलग पहलू सुने, अलग अलग बातें सुनी, सबके अपने तर्क हैं। क्या कहना है कि जो अब ये मुस्लिम पंचायतें प्रोग्रेसिव पंचायत के नाम से ये जो एक डायलॉग शुरू करने जा रही है, पहले तो आपने कहा कि ये राजनीति है, इसमें राजनीति नजर आती है, लेकिन जो बाकी तर्क आप सुन रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए मैं यही कह रहा हूँ, इसमें राजनीति नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में भी नहीं जानता, वो तो अल्लाह जानता है। हकीकत क्या है, किसके मन में क्या है, किसके दिल में क्या है, वो कोई नहीं जान सकता। अभी जैसे एक बात उठी टोपी के ताल्लुक से कि टोपी पहनी नहीं पहनी, तो मैं इस बात को साफ कर दूं कि टोपी पहन लेने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता, कोई मुसलमान नहीं हो जाता। असल तो ये है कि आदमी वो काम करे ना कि उसको हम अपना मान सकें, अपना कह सकें। अगर वो काम ही अंजाम नहीं दे रहा है कि हम उसको अपना मान सकें और अपना कह सकें, अगर कोई बेटा अच्छा काम ना करे तो माँ भी उसको अच्छा नहीं कहती उस काम को। हाँ। अगर 4 बेटे हैं, एक बेटा खराब काम कर रहा है तो माँ भी कहती है मेरा ये बेटा नालायक है। हाँ। तो फिर हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हो या फिर कोई दूसरे नेता हो, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम खुद कहेंगे वो अच्छा काम है, और अगर खराब है तो हम खराब कहेंगे। हाँ, तो हाँ। टोपी पहनना ना पहनना ये तो मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो पहन लेते तो भी कोई बात नहीं थी, नहीं पहनी तो भी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा तो असल जो नजरिया है और जो हमारा मकसद है, अगर वो आ रहे हैं मेवात के अंदर और इस तरह की कोई पंचायत कर रहे हैं तो हम तो दुआ करेंगे कि इस पंचायत का अच्छा नतीजा निकले और अच्छा यानी इसके फल हो। हाँ। और हाँ, चलिए एक और पहलू, एक सेकंड रमन जी प्लीज, एक सेकंड, एक लाइन। माय पॉइंट जो मैं कह रहा था कि इस देश के अंदर इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री प्रेवलेंट है, मौलाना साहब ने उसको प्रूव कर दिया आज यहीं पे बैठे हुए कि ये एक फैक्चुअल है कि इनके लिए वो इशू है, इनके लिए नहीं है।
देखिए ऐसा है, हम इनकी रमन बात ही जी, नहीं कर रहे हैं। यही बात है, ये आपकी रोटियां सेकने का तरीका है और ये सबसे बड़ी चीज है हमारा देश, हमारे देश के हमारे देश बैठे बैठे हमारे देश के प्रीएम्बल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। इमरजेंसी के बीच में था, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी में अमेंडमेंट आया था। वो देखिए वो ऐसा पहले है, नहीं था। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश के अंदर हर तबके को, हर इंसान को, हर मजहब को बराबरी का माहौल है। मैं आपके समय 40 सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव पंचायतों का आगाज, माइनॉरिटीज के साथ पंचायतों की शुरुआत एक लंबे समय के बाद, लेकिन मेवात से इसकी शुरुआत की। मेवात को क्यों चुना, वो मैं बताऊंगा। ये भी समझने की जरूरत है। चलिए दलबीर, मेरा सवाल भी होगा इनके साथ है, मेवात को क्यों चुना गया। जल्दी से। वैसे तो प्रोफेसर साहब ने इन पर प्रकाश डाल दिया था। हाँ। आज आप देखिएगा यूपी में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। यूपी के चारों तरफ इनके कहाँ राज है, कहाँ मुस्लिम है। आप ये देखिए, मेवात जो है जरा बिल्कुल एकदम यूपी का लगता हुआ है और मुस्लिम बाहुबल है। हमारा हरियाणा में सबसे ज्यादा मेवात है। सिर्फ और सिर्फ यही है लोगों को करने के लिए इनकी सरकार हरियाणा में है। इसके आसपास कोई सरकार नहीं जहां मुस्लिम बाहुबल हो। ये एक वजह है जहां से शुरुआत करना। परंतु मैंने बैठते ही कहा था, मैं बड़ा खुश हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम अच्छा करती है, मैं खुश हूँ इसको। क्या पिछले दिनों में अगर तरक्की होती है तो में रहा। इस बात से। एक मिनट, बीफ बिरयानी विवाद को लेकर भी, एंड डबल मर्डर एंड रेप के मामले को लेकर 2 बड़े इश्यूज हुए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मेवात इस समय, इस पूरे देश के अंदर इस समय सभी जगह पे ये एक सुर्खियां बनी हुई है। डेवलपमेंट के लिए तो किसी के लिए आज तक मेवात के लिए किसी ने और बात नहीं कही है। सोचने की जरूरत है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, अच्छे दिन लाने की बात नहीं करेंगे। उनके लिए क्या प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखना है, क्या उनके लिए स्कीम्स लेके आनी, उसके बात नहीं करेंगे। लेकिन वो एक राजनीतिक मैदान है, लड़ाई का मैदान है और उस लड़ाई के मैदान से शुरुआत करना चाहते हैं जहां पे पहले उन्होंने भय का माहौल फैलाया। जब भय का माहौल उनका जो है सफल नहीं हुआ, बीफ बिरयानी का, चाहे वो डबल मर्डर केस का हो, चाहे वो रेप केस का हो, अब उन्होंने इन भावनाओं को मरहम लगाने के लिए इन्होंने वहां से, क्योंकि अगर यहाँ नहीं किया तो ये जख्म इतने होंगे कि जो हर यूपी के हर मुस्लिम परिवार में, हर सेकुलर परिवार के अंदर उनको जख्म मिलेंगे। इससे कितना अहम पहली पंचायत की का जो शुरुआत हो रही है वो मेवात से हो रही है, क्या कहना है आपका, आपकी नजर में क्या? असल में मैंने अभी इससे पहले भी यही कहा था कि हकीकत को तो कोई नहीं जान सकता कि दिल में क्या है किसी के और क्यों शुरुआत हो रही है। लेकिन अब ये जो बज़ाहिर है, क्यों चुना गया? अब बज़ाहिर जो है वो देखने में यही आ रहा है कि जो ताज़े जख्म दिए गए हैं वो मेवात ही में दिए गए हैं। चाहे वो ये बिरयानी वाला मसला हो या फिर ये रेप वाला मसला हो और कत्ल वाला मसला हो, तो ये पूरे सुर्खियों में है। ये जख्म दिए गए हैं, ये जो शब्द ताजे जख्म दिए गए हैं, जख्म बाकी राज्यों में ना आए, पुलिस के ऑफिसर ने मरहम लगाने की कोशिश, जो सैंपल लिए थे वो पुलिस ऑफिसर क्या सस्पेंड हो गया? उसका तो काम ही नहीं है सैंपल लेना, पुलिस ऑफिसर का काम नहीं सैंपल लेना। ताजे जख्म दिए गए, उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश ही इनका। दो चीजें, जहां तक बीफ का इशू है, हरियाणा का लॉ बहुत क्लियर है। बीफ कैन नाइदर बी सोल्ड, कंज्यूम्ड और बी यूज्ड, और ये एक कानूनिक अपराध है। वो कोई भी मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो, वो इस चीज को मानेगा कि जो भी न्याय के हिसाब से, जो भी लॉ के हिसाब से फैक्ट है, उससे परे ना वो है ना हम है, कोई भी नहीं है। और मेरे ख्याल से उसकी इज्जत सारे के सारे मुसलमान भी करते हैं कि जो भी कानून है उसके अधीन है, उससे ऊपर कोई नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक बात आप डबल मर्डर केस की कर रही हैं, उस डबल मर्डर केस के अंदर मैं ये मानता हूं कि वहां पे बर्बरता हुई, किसने करी वो एक जांच का विषय है, वो भी सामने आना चाहिए। जो भी हो उसका इतना सख्त दंड देना चाहिए कि जो एक बन जाए। एक मिनट प्रोफेसर साहब, दूसरी चीज, इसमें जो ये बाद में और चीजें ऐड हुई थी इनिशियल FIR के बाद, उनका भी आदर करना चाहिए।
ये नहीं करना चाहिए कि उसको इनिशियल FIR में तो था या नहीं था, रमन जी, उसको इग्नोर नहीं करना आप चाहिए। इसी के साथ फटाफट ये भी जवाब दे दीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है और यहाँ बैठे किसी और के नहीं है, मुफ्ती जी के हैं। उनका ये स्टेटमेंट है कि जो ताजे जख्म दिए गए, इसका मतलब जख्म किसने दिए? ये जख्म किसने दिए? क्या वो सरकार के आदमी थे? क्या वो लोग मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि ये बात बहुत छोटी है, जो है वो प्रदेश से बाहर चले जाए, नहीं तो प्रदेश में अलाउड नहीं है। आप यहाँ बैठे पुलिस का जो काम था, ये फूड सप्लाई का काम था, पुलिस कहाँ से आ गई? फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में सैंपल भरने चाहिए थे, कि पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है। जो चीज आप बोल रहे हैं उसकी कॉग्निजेंस ली गई है। अच्छा, और रिएक्शन अभी हुआ है? नहीं हुआ। नहीं, खुद मुख्यमंत्री जी को नहीं, मुख्यमंत्री जी को लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज एक मिनट, आप जो ये बोल रहे हैं कि ताजे जख्म दिए गए, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि क्या अब हर व्यक्ति जो गलत काम करता है या किसी को हानि पहुंचाता है या कोई गलत काम करता है, वो ये समझा जाए कि वो धर्म से है या वो उसकी करनी है? पहले इसका स्पष्टीकरण मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। सुनिए, मैं देता हूँ। टू डिफरेंट मैटर्स, देखिए ऐसा अगर किसी ने गलत मैं दो बातें मुसलमान है, मलिक साहब, दो बातें या उसकी गलती से फर्क पड़ता देखिए, है? जहाँ तक बीफ की बात है तो उसकी सैंपल भरने की पुलिस की कोई अधिकार नहीं था, जो कि पुलिस ने किया। ये फूड सप्लाई का था और नहीं वो उसकी जांच करा। एक बात रही, बात उस मर्डर की और रेप की, उसमें जितनी धैर्य से लिया गया कि हालत ये आ गई कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और वो CBI को सौंपनी पड़ी। दो बात। और उसके सुनिए, और माननीय मुख्यमंत्री का ये कहना कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, एक देश प्रदेश के मुखिया हैं वो, और वो सबका लैंड ऑर्डर मेंटेन कर, सबका ध्यान रखना उनका दायित्व है, न कि किसी और का। और फिर हालत ये संज्ञान हाई कोर्ट ने लेना पड़ा और CBI को सौंपना। उसके बाद सरकार जाती है कि 40,000 रुपए 45 भी दे दो इनको नौकरी की बात। ये पहले भी सरकार ही आई थी, क्यों नहीं चली गई? चलिए ब्रेक पर जाना है, आप कुछ कहना चाहते हैं फटाफट? मैं सिर्फ इतना सी चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये सरकार इस पक्ष में नहीं होती कि CBI को सौंपा जाए तो कोई ना कोई बहाना लगाती। ये सरकार इस पक्ष में है कि न्याय मिलता। आपके पास तो हक ही नहीं था, ये तो हाई कोर्ट धाराएं लगाई है, सारी लगाई। 302 धारा भी नहीं लगाई गई, 2 मर्डर हो गए, 2 रेप हो गए। बिल्कुल, धारा 302 तक लगाई। विधायक आपके पहुंचे विधायक चंडीगढ़ थे, उसके बाद में वो भी नहीं पहुंचे थे, उसके अगले दिन पहुंचे हैं, आपके ना तो सांसद आपके यही प्रोग्राम में था, उसके अगले दिन मैं गया हूँ। और देने की कोशिश की, जब पूरी तरह से मीडिया के अंदर मुख्यमंत्री लोगों ने जी इसको कह सकते हैं क्या? ये छोटी मोटी घटना है, 2 मर्डर हो गए, इसके ऊपर जो है इसको छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, और दूसरी एक बात और, जहां तक मेवात की डेवलपमेंट की बात है, 2 साल सरकार को हो चले हैं, मेवात के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, हैं। अभी आप क्या आंकड़े डेवलपमेंट के हालात डेवलपमेंट की बात कर लूं, आज भी मेवात का अलग कार्डर है। इसका मतलब क्या कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। मेवात का नहीं जाना चाहता प्रोफेसर साहब, क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों पिछड़ा इलाका है वहाँ? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे बना दिए हैं कि वहाँ पे कोई भी सरकारी मुलाजिम सेफ नहीं महसूस करता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। रमन जी, आपकी ये स्टेटमेंट मेवात के लोगों को ब्लेम कर रही है। मेवात के लोगों को नहीं है, वहाँ जो ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है। मेवात के लोग नहीं है गलत, गलत लोग हैं जिन्होंने 60 साल से वहाँ पे पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे, ये उनको अंडर प्रिविलेज रख रहे थे। बात थी कि मेवात के अंदर एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, लोग वहाँ पर नहीं जा रहे थे, तो मेवात का कार्डर बनाना पड़ा। इनका ये जुमला है कि वहाँ पर लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो नहीं, ये तो बहुत गलत जुमला है कि लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ पर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, फिर क्यों जा रहे हैं वहाँ पे पंचायत करने के लिए? ना जाए पंचायत करने के लिए। बल्कि हकीकत तो यही है कि वहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते। जो इन्होंने अभी कहा कि पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, वहाँ पर लोग क्यों जाएंगे? और
अगर काम करना था तो वहां पर इस एतबार से करते, लेकिन इनका ये जुमला कि वहां पर लोग महफूज नहीं है तो बहुत ही गलत और गंदा जुमला है। मैंने बार बार अभी भी यही बोला, आप उसको उस तरफ ले जा रहे हैं, और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि वहाँ जिन्होंने पॉलिटिकल पेट्रोनेज लोगों को कुछ को दी हुई है, ये उनकी करी हुई है, ताकि आपकी सरकार है, आप बदलाव नहीं कर पाए पॉलिटिकल पेट्रोनेज को। आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो बहुत सारी चीजें हैं, और वो आपको पता है। वहाँ ये कुछ नहीं कर पाए, सेफ एंड सिक्योर नहीं है, नौकरी करने नहीं जाना चाहता। इनका कहने का मतलब है 2 साल में भी आप कुछ नहीं कर पाए वहाँ, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उस पहले सब इलाके को आप बताइए। आप बताइए ना, मेरे ख्याल से तो नहीं था, अगर होता तो वो बाकी एरिया की तरह कैसे पिछड़ा रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वहाँ लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वो सेफ नहीं है। ये आप कह रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, ये आपकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, दोनों ने पॉलिटिकल पेट्रोनेज दी हुई है गुंडा एलिमेंट को। एक मिनट, अगर रमन जी, तो आप उनकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज को 2 साल में खत्म नहीं कर पाए, यानी कि आपका डंडा सरकार का वहाँ नहीं चला। आज बताइए, आज हालात ऐसे हो गए, आज हालात ऐसे हो गए। ये लोगों के घरों में झांक कर जो है उसके क्या खा रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके ऊपर तो डंडा चला सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर पैटर्नेज को नहीं तोड़ सकते, आपके पास सारा पुलिस महकमा है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, अगर आप ये नहीं, और केंद्र में भी है, सरकार को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? सर, अगर आज की डेट पे यही बात आ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे लाना जरूरी था। आज के समय के अंदर अगर हम वहां पे कुछ भी एक्शन लेते हैं तो फिर ये आ जाएगा कि अ कास्ट स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक। आपको ऐसा क्यों लगता है? लोगों का विश्वास खराब है, तो आपकी जिम्मेवारी है उसको खराब होने देने में और उसको बनाए रखने में। आप लोग इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री चलाते हैं, ये फैक्ट है। देखिए आप फिर हमें जो है गलत बात बोलने पे, आपकी जो है ना कई ऐसी बातें बोलने के ऊपर हमें जो है ना आमादा कर रहे हैं। आप अपना राजधर्म भी निभा सकते हैं। अटल जी ने मोदी जी को कहा आप अपना राजधर्म भी निभा सकते हैं, आप घर वापसी की बात करते हैं, बाकी चीजों पर भी होनी चाहिए, बाकी चीजों पर भी होनी चाहिए। पुलिसिंग होगी तो आपको प्रॉब्लम है, अगर नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ये प्रोग्रेसिव पंचायतें महज और महज वोट बैंक की राजनीति के लिए है या फिर इमेज बिल्डिंग के लिए है, और इससे कितना फायदा माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को और मेवात को होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, कल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल,
मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। गरीबों के लिए हॉस्पिटल हमने बनाया जहाँ पे गरीबों को कम से कम पैसे में इलाज करो। यहाँ है 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। ट्रोमा टीम है, इमरजेंसी का टीम है हमारे पास, आईसीयू का टीम है, निको का टीम है, कार्डियक यूनिट, मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, गायनी है, ऑर्थो है, पीडिया है। हमारा पता है ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या ये प्रोग्रेसिव पंचायतें मजबूर मोहब्बत का सियासी फसाना है? इन शब्दों का इस्तेमाल आखिर हम क्यों कर रहे हैं? मजबूर मोहब्बत इसलिए क्योंकि चुनाव है, टाइमिंग की बात खड़ी हो रही है कि वोट बैंक की राजनीति भी इसके पीछे का एक एजेंडा है। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी है, एक सेकुलर इमेज की तरफ बढ़ रही है और क्या इससे जो इस कम्युनिटी के साथ रिश्ते रहे हैं, जो फासले रहे हैं, क्या इस पंचायत के बाद वो फासले कम होंगे? दलबीर धनखड़ जल्दी से। नवजोत जी, मैं तो चाहूंगा प्रदेश के अमन के लिए फासले कम होने चाहिए, परंतु मैं एक बात रखना चाहूंगा, ये बीज आज नहीं बोया जो आज स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी की आई, मैं इसको नहीं मानता। मैं बिहार चुनाव हारते हैं, एक स्टेटमेंट और दिलाऊंगा, याद दिलाना चाहूंगा। गाय की रक्षा के नाम पे जो चोला पहने हुए लोग हैं, देखिए अब कहां से शुरुआत हुई, अंकुरित कहां से हुआ है वो? एकदम इनको पता लग गया हम क्यों आ रहे हैं वहां, बीफ और मुसलमान, इन्हों पता लग गया बिहार में एक तरफा पड़ गए हैं वो बीफ के बातें आने से और मुसलमानों के नाम पे। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, गाय की रक्षा के नाम पे जो लोग चोला पहने हुए हैं उनको पहचानना होगा। जो 80% लोग दिन में चोला पहन लेते हैं, रात को गुंडागर्दी करते हैं। नंबर 1 मैं वो कह रहा हूं, उनको तो वहां से हुआ था। आज एक स्टेटमेंट दिए, वोट की मंडी ना समझे मुसलमान भाइयों को।
क्या हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन की जरूरत नहीं थी, अच्छे दिन लाने की जरूरत थी। जैसे ही सरकार आई 2.5 साल हो गए आज, अच्छे दिन सबके आने चाहिए थे। देश के प्रधानमंत्री बने थे, ना वो मुसलमानों के बने थे, ना हिंदुओं के, ना सिखों के, ना किसी के, सब धर्मों के प्रधानमंत्री थे। तो जिस तरह से के बीज, मैं कह रहा हूँ बिहार से बुए हैं बीज, जैसे जैसे हारना शुरू हुआ है स्टेटमेंट बदलनी शुरू कर दी। क्यों ना पहले दिन से अपने ठीक नहीं अच्छे चले और देश के इसके साथ ही इसका जवाब भी दे दीजिएगा जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इमेज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? उस सब का जवाब आ रहा है। सितंबर 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का पहला इंटरव्यू अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल CNN को दिया था। इस इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि भारत के मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, वो अलैदा या बेपरवाह नहीं है। ये 2014 सितंबर का है। अगस्त 2015 पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया था। मोदी जी ने कहा था कि दुनिया के सामने इस्लाम के सही रूप को रखना एक जरूरी चीज है और इसको सही रूप को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मार्च 2016 विश्व सूफी सम्मेलन करा। उसके अंदर भी बहुत सारी बातें रखी। सितंबर में कालीकट में बोला। तो क्या ये बिहार का जो वर्णन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, हाँ। जो ये कह रहे हैं वो 2014 सितंबर में हो गया था। और अगर नहीं हुआ था तो एक और पॉइंट है जो इस चैनल पे इस डिबेट में आज फिर प्रूव कर रहा है कि ऐसे ही कुछ लोग, ऐसे ही कुछ जुमले इकट्ठे होके इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री का रूप लेते हैं। लेकिन आपने भी अभी एक बात मेवात को लेकर कही है, उस पर भी मुझे आना है, मुफ्ती जी का रिएक्शन उस पर लेना, क्योंकि पहली प्रोग्रेसिव पंचायत मेवात में हो रही है। नवजोत जी, देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे, जब से पहले कोई स्टेटमेंट इस तरह की दिखाई तो मैं मानने को यहीं बैठे बैठे मैं मानने को तैयार हूँ, अपनी हार में यहीं सर आपने ये देश के प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ वो भी आपको देश के प्रधानमंत्री, वो भी आपको पहले स्टेटमेंट आपने दिखाई है और मैंने बताया है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। मैं नहीं कहता ये सब मुसलमान उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, परंतु जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की जब देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं मेवात की तरफ, मेवात की तरफ, क्योंकि वक्त की कमी है। नहीं, मैं दो ही बातें कहूंगा और बिल्कुल बड़ी। पहली बात तो ये क्या जो इतने 2 साल में या 2.5 साल में नहीं कर पाए सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो एक दिन के सम्मेलन करके पंचायत करके क्या उनका क्या उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? और वो जो भय मुक्त आपने कहा कि वहाँ भय का वातावरण, वो भय का वातावरण दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आप बार बार इंडियन सेकुलरिज्म, तो मैं आपसे इसी मंच के माध्यम क्या इंडियन सेकुलरिज्म को आप मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? बस मैं आपको दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक अकेली प्रोग्रेसिव पंचायत नहीं है, एक दिन के लिए है। 25 से 30 पंचायतें होंगी। अगली 6 तारीख को अलवर में है, अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग जगहों पे है। अलवर राजस्थान में हमारे आने की बात कर रहे हैं सर। आपको वो ये सेंटर की पॉलिसी है, स्टेट की नहीं है। दूसरी चीज, मैं बार बार इंडियन सेकुलरिज्म नहीं बोल रहा, इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री बोल रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है जिसका एक ही फोकस है। इंडस्ट्री मानते हो? बिल्कुल, ये इंडस्ट्री है। सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इसी के ऊपर चलती है और अलग अलग तरीके से इनको फंडिंग आती है। रमन जी, मेरे को आपकी सोच के ऊपर आज इतना मुझे फंडिंग रोके मुझे हैरानी हो रही है। फंडिंग रोकी जाए, कर रहे हैं। नवजोत जी, मैं यहाँ पर इनकी बातों में नहीं बरगलाऊंगा नहीं कि ये जो बातें जो जिस तरह की कर रहे हैं। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है 5 साल का जो इनका कार्यकाल था उसका फर्स्ट हाफ बीत चुका है। पहला हाफ की अगर आप इनकी उपलब्धियां देखोगे तो आपको ये लगेगा इन्होंने पूरे देश में भय का, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो उपद्रव कराने का काम शुरू किया। फिर उसके बाद घर वापसी का, कहीं बीफ का, कहीं पे किसी को जो इनकी बातों में नहीं आए उस आदमी को पाकिस्तान भेजने का, देश निकाला देने का, इस तरह के सर्टिफिकेट देने का टाइम था। अब इनको आज ये महसूस हो गया है
कि लोग इस भय के अंदर नहीं आएंगे। देश आपको अपना शीशा और आईना दिखाएगा। अब उनको लगता है कि अगला जो हमारा आने वाला जो 2.5 साल है उसके अंदर कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, और डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की सबसे बड़ी सेटिंग जो है वो मेवात में की गई है। और मेवात जो है वो ताजे जख्म जहां पर दिए गए हैं उन ताजे जख्मों को भरने का काम करना चाहते हैं। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है, स्ट्रैटेजी है। और आने वाले समय के अंदर आप देखिए कि इन चुनावों के अंदर ये आपको और बहुत सारे जुमले, जैसे इन्होंने कहा ना, ये जो सेकुलरिज्म को जुमला कहते हैं, आपकी तो पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है जिसने जुमलों का इजाद किया हुआ है। वो पता नहीं कितने और देखने को मिलेंगे। अच्छे दिन अभी तक किसी और के नहीं आए, मुसलमानों के भी नहीं आए, और अब जो 5 राज्य हैं वो आपको बताएंगे कि आपके अच्छे दिन आए या नहीं आए। 2-3 बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव पंचायत, इससे कितना बदलाव आएगा? ये जो गैप है, ये फासले कितने कम होंगे, या कितना बदलाव आप सोचते हैं कि इससे आ जाएगा? या बीजेपी पर आप कितना भरोसा कर पाओगे? जो ताजे जख्म दिए हैं, जो स्टेटमेंट आपने ली, वो कितने जख्म आपके भर पाएंगे, वो मैं समझना चाहूंगी। तीसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ कही कि मेवात अनसेफ है, लोग उसे अनसेफ मानते हैं, इसीलिए वहां पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तीनों बातें जल्दी से। देखें, एक बात तो ये जो पंचायत हो रही है इससे क्या फायदा होगा, तो मैंने पहले भी कहा कि नियतों को नहीं मालूम, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर ये हकीकतन मदद के लिए आ रहे हैं, कुछ बदलाव के लिए आ रहे हैं, मेवात को सुधारने के लिए आ रहे हैं, तो खुशामदेद, आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और अगर सियासी तौर पर आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेवात के अंदर भले से ही पिछड़ा हुआ इलाका हो, वहां पर तरक्की के एतबार से, लेकिन समझ के एतबार से मैं समझता हूं लोगों के अंदर अब एक समझ बूझ आ चुकी है और वो जान चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि अभी जो बीफ की चेकिंग ही चल रही थी, उस मौके पर भी मैंने कहा था कि अगर ये गलत है तो हम खुद कहते हैं वो गलत है, अगर कोई करता है तो गलत है। आप बाद में कहोगे, पहले हम कहेंगे वो गलत कर रहा है। अगर कानून है कि वो नहीं करना तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो हम ये ना देखें ना मुसलमान कर रहा है तो दूसरे मजहब वाले भी कर रहे हैं, तो सारे ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत है। तो हम इस्लाम और धर्म से जोड़ करके गलत को ना देखें, बल्कि जो गलत है उसको गलत देखें। तो अगर ये पंचायत हो रही है कि हम मेवात के अंदर सुधार लेकर के आएंगे तो बहुत बेहतर। मैं फिर कहूंगा कि खुशामदीद, आप आइए, और हकीकतन उसमें सुधार फिर आना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आकर के लोगों के दिलों को अपनी तरफ मोड़ करके फिर दो रुख की चाल चली जाए, ऐसा ना हो। और रही ये बात जो कहा कि वहां पर लोग अपने आप को अनसेफ और गैर महफूज अपने आप को समझते हैं, तो मैं तो समझता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां बहुत सारे हिंदू भाई रह रहे हैं और बहुत अमन शांति से रह रहे हैं। ऐसी कोई सोच है ही नहीं, और ना ऐसा कोई वहां पर कोई वहां। फाइनल कमेंट्स, इस प्रोग्रेसिव पंचायत से कितना फायदा? चौधरी साहब, 2 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने जो चीज बोली वो सर आंखों पे बिल्कुल दुरुस्त आप बोल रहे थे, मैंने ताली भी बजाई। मैं एक चीज आपके सामने बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है, बहुत सारी चीजें। अरे ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि आप ये कुछ आप के लोग, कुछ आपकी कम्युनिटी में से लोग ये मानते हैं कि हजी हम नहीं करते आप लोगों का भला, या हम मुसलमानों का भला नहीं कर सकते। जाने हुए दुश्मन है ना, वो दोस्त तो नहीं जो पीठ पे खंजर घोंपता है। तो एक चीज, दूसरी चीज, ये सरकार सबकी है और सबके साथ रहेगी, और आपके लिए काम करना ये धर्म के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपके उस इलाके में पिछड़ापन है उसलिए है, और आप सरकार आपके दरवाजे पे जाएगी क्योंकि आपकी भी सरकार है। 2 साल से क्या कर रही थी? एक मिनट, राज्य सरकार 2 साल से नहीं, एक मिनट, राज्य सरकार 2 साल से क्या कर रही थी? ये सेंटर की पॉलिसी है। आप खंजर की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही नवजोत जी, ये सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता नवजोत जी कि ये तो खंजर मारने की बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? आप तो खंजर मार रहे हो, आप तो सामने से मार रहे हो। 2 साल अपनी सरकार है, आप तो यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हो। आप तो कह रहे हो कि आप खंजर मार रहे हो, आप तो मानते हो, आप तो यहाँ पे टेलीविजन शो में मान रहे हो कि आप खंजर मार रहे हो, खंजर घोंप रहे हो। आप आपने मारे हैं साहब, की बात आपने आज तक उन्हें बढ़ने नहीं दिया। कर दिया आप, मलिक साहब, एक आप बात यहाँ पर डरा रहे हो। आपने ये कहा कि माफिया काम कराओ, कौन सा माफिया?
आपने कहा था कि वो एक माफिया काम करता है उस इलाके में, वो कौन सा माफिया? आने दीजिए, वो भी प्रूव हो जाएगा। मतलब है कोई माफिया? लेकिन रमन जी, सरकार को पता है अगर मैं बात में माफिया राज है तो अभी से 2 साल से क्या हो रहा है? देखिए, कहीं ये छुपे हुए तत्व है और ऐसे तत्व हैं जो शरारत करेंगे और सरकार को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हुए हैं और बहुत सारी चीजें खुल के बोलो। मैं यहाँ पर इस बात को वाजे कर दूं कि अगर ये सोच लेकर के पंचायत कर रहे हैं कि वहाँ से माफिया राज खत्म किया जाएगा और उसके आड़ में फिर बेगुनाहों की जान ली जाएगी, तो ऐसा खेल हरगिज ना करें, वहाँ पे फिर आने की कोशिश ना करें। वहाँ पर कोई माफिया राज नहीं है, वहाँ पर कोई माफिया राज नहीं है मेवात के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सोचा था इस प्लेटफॉर्म पे प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, या तो खंजर मारने की बातें कर रहे हैं। खंजर तो आप लोग मारते ही हैं। आप सामने से मारने की 2 साल से मार रहे हैं, आप इसको प्रोक्लेम कर रहे हैं। मैंने तो कोई प्रोक्लेम नहीं करा। तो क्या मजबूर मैंने क्या बिल्कुल सियासी फसाना बिल्कुल है, मैं सहमत हूँ। आपकी मंशा सामने, आपकी सरकार सिर्फ आपके पास आ रही है, आपकी सुनेगी और उस पर रिएक्ट करेगी। मेरे पास टाइम नहीं, 5 सेकंड। हम तो बार बार कहते हैं अच्छे दिन आए इनके मंत्रियों के, इनके कार्यकर्ताओं के, जनसंघ के लोगों के अच्छे दिन आए हैं। मेरे को नहीं लगता जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, हरियाणा का भाईचारा हमेशा बना रहा है। इन्हें तोड़ने की बड़ी कोशिश की है, 35 और 36 में बांटने की कोशिश करी इन्होंने, 35 में वो नहीं बटेगा। अपनी बात कह दी कि हम इस्तिकबाल करते हैं, खुशामदेद कहते हैं अगर अच्छी सोच और अच्छी जहन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसी जहन के वहाँ पर माफिया है और वहाँ पर कत्लेआम करेंगे तो बिल्कुल ना आए। इस बात से सहमत हूँ कि मजबूर मोहब्बत का और फसाना है, वो भी मजबूरी है सरकार, मोहब्बत का सियासी फसाना है, बिल्कुल हम तो बार बार गए सियासी और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये कहना पड़ेगा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते, लेकिन इस बहुत देर कर दी। आगे क्या आगाज होगा इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। प्रदेश में इनके अच्छे दिन आए। मुद्दा के सह प्रायोजक हैं शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो हमारा लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम।